नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में वेतन, विशिष्ट शिक्षक नियोजित, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी चर्चा का ये विषय बना हुआ है। विषय इस मामले में कि विशिष्ट शिक्षक बन गए नियोजित, लेकिन उनका वेतन शुरू नहीं हुआ और इसको लेकर एक कहें कि दो धड़ों में शिक्षक इस समय बटे हुए हैं, क्योंकि एक कह रहे हैं कि हम राज्यकर्मी बन गए, वेतन में दिक्कत है, लेकिन दूसरा वर्ग जिसने परीक्षा नहीं दी वो कह रहे हैं कि हम तो जहां थे वहीं ठीक है, जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए गए गलती उन्होंने की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तो सरकार ने फैसला कर लिया है, सक्षमता परीक्षा ले रही है। सक्षमता के तीसरे चरण का भी अनाउंसमेंट हो गया है कि उसकी परीक्षा होगी और 2 फेज और होने हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक उसमें शामिल होंगे नहीं होंगे। बहुत से लोग अभी शामिल हुए, बहुत से लोग अभी शामिल नहीं हुए। कितने लोग होंगे नहीं होंगे ये बहस का विषय है। लेकिन इसी बीच में चर्चा ये भी है कि क्या ये तमाम प्रोसेस जब खत्म होगा उसके बाद जितने नियोजित बचेंगे उनका भविष्य क्या होगा। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, दूसरी ओर लखनलाल निषाद जी हैं, वहीं प्रकाश कुमार जी हैं। सबसे पहले प्रकाश जी आपसे, चूंकि आप और लखन जी दोनों अभी वर्किंग हैं, क्या अभी लग रहा है कि नियोजितों का भविष्य कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति में है? आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले हो जिसके लिए नियोजितों को पछताना पड़े कि हमने परीक्षा नहीं दी या सरकार के फैसले के साथ हम नहीं गए। कहीं से कोई संशय नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने जो प्रश्न किया कि नियोजित शिक्षक संशय में है, कहीं से संशय में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। पूर्व के जो हमारे एसीएस महोदय थे वो नियमावली लाए थे, उसमें स्पष्ट था कि जो पास नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच, चीफ जस्टिस के बेंच के द्वारा उस चीज को स्टक डाउन कर दिया गया है और उसमें यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जिनको विशिष्ट बनना है वो बनेंगे। परीक्षा से हमको परहेज नहीं है, लेकिन जो नियोजित रहना चाहेंगे वो रहेंगे, उनका बाल बांका नहीं होगा। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षक किसी भी शिक्षक से अधिक वेतन पाएंगे, उनको सेवा का कंटिन्यूटी का लाभ मिलेगा, उनको टाइम बाउंड मिलेगा, उनको स्नातक प्रोन्नति मिलेगा, उनको प्रधानाध्यापक का प्रोन्नति मिलेगा। 3-3 प्रमोशन उनका ड्यू है और वो सरकार को देना होगा, थक हार करके देना पड़ेगा। आज भी 1 लाख शिक्षक पूरे बिहार में सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किए हुए हैं। इसलिए नहीं किए हुए हैं कि वो दक्ष नहीं है, वो तो दक्षता अपना पूर्व में साबित कर चुके हुए हैं, वो दक्षता परीक्षा पास कर चुके हुए हैं। यह सक्षमता परीक्षा सिर्फ शिक्षकों को ठगने का एक उपाय है। सक्षमता का परीक्षा का बहिष्कार किया हुआ है, जाहिर सी बात है सरकार का फैसला है। सरकार अपने फैसले का बहिष्कार करे, आज उसका असर दिखे न दिखे, बाद में उसका जरूर असर दिख सकता है। कहीं से कोई असर नहीं दिखेगा। आज हम 1 लाख हैं, 40,000 शिक्षा मित्र हम थे। लखनलाल जी यहाँ गवाह बैठे हुए हैं। 40,000 हमारे माननीय जो सेवानिवृत्त हमारे नेतृत्वकर्ता हैं वो भी बैठे हुए हैं। 40,000 ही हम थे और 40,000 हम मिलकर करके 1500 से शुरुआत किए हैं और 60 साल की नौकरी किए हैं। अभी तो हम 1 लाख हैं। क्यों घबराते हैं? बिहार के तमाम शिक्षकों का दशा दिशा जो है वह बिहार के जो खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वही तय करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता 3 की भी परीक्षा देंगे। 1 लाख अभी तक नहीं दिए हैं। मैं आपको बता दूं 5800 शिक्षक जो हैं वो काउंसलिंग में भी भाग नहीं लिए, सक्षमता 2 वाले में। और एक ही शिक्षक को आप कितना बार कहां ले जाइएगा? एक ही शिक्षक टीआरई 1 में भी है, 2 में भी है, अभी 3 में भी पास किए हैं, प्रधानी में भी पास किए हैं। वही शिक्षक जो है ना, बार बार आप उनको गिनती करते हैं। अभी 1 लाख से ऊपर हम बचे हुए हैं और जो नहीं फॉर्म भरे वो बिल्कुल न भरेंगे। भरना रहता तो भर दिए रहते। जो नहीं भरे हैं, बार बार क्यों डेट बढ़ाना पड़ रहा है? आप देख रहे हैं कि 12 तक लास्ट डेट था, फिर 23 तक किए हैं। 23 नहीं, आप कंटिन्यू करते रहिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है लखन जी, आपको लगता है, मैं लखन जी से इस पर रिएक्शन लेता हूं। लखन जी, आपको लगता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भविष्य आने वाले दिनों में हो सकता है कि कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगे? नहीं लगेगा भाई साहब। और जो भी हमारे साथी सक्षमता का परीक्षा दिए हैं
उनका जो भी 1,000-1,200 रुपया लगा है वो जो है फ्री में चला जाएगा। सभी नियोजित शिक्षक जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं या नियोजित शिक्षक बने हैं, सरकार को तो हर हाल में अति आपको राजकर्मी देना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। इसके लिए होगा सब सरकार का जो है भरपूर हम लोग इलाज करेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में शिक्षक भी आशा लगाए बैठे हैं। अभी आपको ऐसा जितने भी लगता है कि कुछ शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा परीक्षा लेकर दिया गया, कुछ लोगों को ऐसे ही बिना शर्त बिना परीक्षा के सरकार राज्यकर्मी का देना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये जो बिहार के शिक्षक है जो आपको 3, 5, 6, 11, 16 तक जो बहाल हुए हैं वो लड़ाकू शिक्षक है, उससे सरकार भी डरती है। और विभिन्न आंदोलन में आप देख चुके हैं, हम लोगों ने 54 से 56 दिन बंद किया था, 15 दिन में पूरे बीआरसी को बंद कर दिया था। मुजफ्फरपुर जिला में 20 दिनों तक जो है कि हमने डीओ ऑफिस को बंद कर दिया था, किसी का हिम्मत नहीं था कि यहाँ ताला खुले। हम लोग लेंगे और जो भी विशिष्ट के साथी जो भी परीक्षा दिए हैं उनका 1,000-1,200 रुपया फ्री में जाएगा और सब लोग को राजकर्मी तो हम लोग लड़के लेंगे। इस बार चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में तो हम लोग का भी प्लानिंग है ना, प्लानिंग के अनुरूप हम लोग काम करेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे। किसी के ऊपर कोई संशय नहीं है, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे और कभी वो हटेंगे नहीं और सब राजकर्मी बनेंगे, सबको सेवानिवृत्ता उन्नति वो मिलेगा। बात यहाँ हटाने की नहीं है, वो ठीक है, वो हटेंगे नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि नियोजित शिक्षकों का जो वेतन होता है वो फंड के आधार पर होता है। शैलेंद्र शर्मा जी, आपसे सवाल, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपको लगता है कि नियोजित शिक्षकों को जो फंड दिया जाता है, हटाने की बात तो नहीं हो रही, आने वाले दिनों में हो सकता है ये फंड बंद हो सकता है? प्रकाश जी के अनुसार और राम लखन जी के अनुसार शिक्षकों की एकता की बात की जा रही है, बधाई के पात्र हैं। 1 लाख शिक्षक अगर पटना को घेर लेंगे तो सारी सुविधाएं बहाल हो जाएगी, ऐसा हमें भी विश्वास है। जब इनका नियोजन और नियुक्ति हुई, पदस्थापन हुआ, उस समय इनके नियुक्ति नियमावली या पदस्थापन नियमावली या सेवा शर्त में कहीं भी उल्लेख नहीं था कि सरकार इनको गैर योजना मद से भुगतान करेगी, और आज भी नहीं है। इनका भुगतान संविदा के आधार पर योजना मद से होता है और जिसमें 35% राज्य सरकार का और 65% सर्व शिक्षा अभियान जो वर्ल्ड बैंक एडेड है। जो कुछ देश हैं जो शिक्षा में विकास के लिए कुछ ऐसे देश को मदद करते हैं जिसके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील इत्यादि का संचालन होता है, उसी के तहत इनका वेतन का भी भुगतान होता है और समय समय पर महालेखाकार इनका आकेंक्षण करती है और सरकार से हिसाब मांगती है। जैसे अभी उद्योग विभाग में संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां हुई और 31,000 करोड़ या कितने का आवंटन हुआ उनके वेतन भुगतान के लिए, अभी महालेखाकार ने उनके आवंटन को रोक दिया और उनका भी भुगतान लंबित हो गया कि आप किस आधार पर वेतन भुगतान किए हैं और क्या क्या किस मद में किए हैं और आप इसका भुगतान करके अभी तक उसका लेखा जोखा नहीं दिए हैं। यूनिवर्सिटी का भी वही हाल है। तो भविष्य में नियोजित शिक्षक यदि एकता का प्रदर्शन करते हैं, ये वेतन भुगतान का मसला नहीं है, ये संविदा पर बहाल हैं, नियोजन पर हैं। इनको सरकारी कर्मी नहीं मानती है बैंक या महालेखाकार या वित्त विभाग। इनका आवंटन वित्त विभाग से नहीं होता है, महालेखाकार के माध्यम से होता है। भारत सरकार, राज्य सरकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से ये इनका आता है पैसा। इस ऐसी स्थिति है कि जब तक 1 लाख कह रहे हैं प्रकाश जी या लखन जी, 1 लाख की संख्या बहुत थोड़ी नहीं है और सरकार अगर जिद पकड़ लेगी, जैसे हम लोगों का 1995-90 से लेकर
2000 तक जो त्रासदी झेले हम लोग, नियमित सारी सुविधाएं प्राप्त, पेंशन पेंशन सारी सुविधा, डीए ग्रेजुटी सब कुछ, क्यों नहीं घोषणा न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश दे दिया जाता है कि परीक्षा नहीं ली जाए? कहां यह आदेश मिलता है? कहां इनका आवंटन है कि इनका भुगतान गैर योजना मद से किया जाए? इनका प्रोविजन होता है योजना मद, बजट में प्रोविजन होता है। शैलेंद्र जी, ये पॉसिबिलिटी है तभी क्योंकि ये सरकार जब चाहे कि जो फंडिंग होती है, प्रकाश जी कह रहे हैं कि कोई हटा नहीं सकता, हटाने की बात तो यहाँ हो नहीं रही। क्या इनकी सरकार जिस तरह से फैसले का बहिष्कार हुआ है, जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में फंडिंग बंद भी तो हो सकती है? हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 60 वर्ष तक इनकी सेवा नियमित है, संविदा पर ही है, लेकिन राजकर्मी नहीं है। सरकार की जितनी सुविधाएं हैं और इन्हीं के चलते इनका एनपीएस भी नहीं होगा। ये सुन लीजिए आप, यूपीएस की बात चल रही है, वह भी नहीं होने जा रहा है। हम लोगों ने ओपीएस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वहां आंदोलन हुआ था, रामलीला मैदान में, मैं भी वहां था मंच। अभी उड़ीसा में हम लोग का होने जा रहा है मई महीने में, तो हम लोग भी वहां जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी वहां आएंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आएंगे। हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 14 प्रदेश के शिक्षक भाग लेंगे, सभी स्तर के, प्राथमिक, विश्वविद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सब सारे। ऑल इंडिया आईफिया का एक संगठन है जो पीजी टू केजी है, तो सारे लोग वहां निर्णय लेंगे, इसलिए इनको तो हटा नहीं सकता है। वेतन भी इनका मिलेगा, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो हरकत कर सकती है। जैसे हम नियमित शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण, 6 महीने तक वेतन नहीं, 3-3 महीने, 4-4 महीने आवंटन नहीं होता था सरकार के द्वारा जी, एकदम भूखमरी की स्थिति हो गई थी। शैलेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आप ठीक है हटा नहीं सकती है, लेकिन जो फंडिंग आती है, क्या उस फंडिंग को रोका तो जा सकता है? क्योंकि आपने सरकार के फैसले का विरोध किया है, आपने बहिष्कार किया हुआ है, जो ये सरकार को अच्छा नहीं लग रहा। शैलेंद्र बाबू का जो कहना हुआ, जब सरकार निकम्मी हो जाती है तब तो कुछ भी हो सकता है। अब वो नियमित थे शैलेंद्र बाबू, तब उनका वेतन क्यों 6 महीना 9 महीना तक बंद हो गया, प्रमोशन बंद हो गया? ये बात अलग की चीज है। लेकिन जब नियम की बात करेंगे, तर्क संगत बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, हमारे नियमावली 220 को शायद पांडे सर ने नहीं पढ़ा है। वो अभी भी मैं उनसे आग्रह करता हूं, हमारे अभिभावक है, मेरे पिताजी भी सेवानिवृत्त रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और उन्हीं के साथ लगभग होंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अभी भी हमारे शिक्षक नियोजन नियमावली 220 का वो अध्ययन करे गंभीरता पूर्वक, तब इस बात को वह बोले। मेरा वेतन भुगतान गवर्नमेंट ऑफ बिहार से होता है पांडे सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीओबी मद से मेरा भुगतान होता है। कैसे आप कह सकते हैं कि वित्त विभाग मेरा अनुमोदन नहीं करता है? मेरा वेतन भुगतान गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मद से होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है? क्योंकि आपने देखा, क्योंकि कई बार यह सवाल उठ रहे हैं, बहिष्कार की बात होती है, सरकार के फैसले के अगेंस्ट जाना, यानी सरकार का विरोध करना, ऐसे में यह फैसला लिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, हटाने की बात तो हो नहीं रही। प्रकाश जी ने सही कहा कि सरकार जब निरंकुश हो जाए तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी मैं ये भी दे दूं कि अभी जो भी नियोजित शिक्षक थे बिहार के अंदर, उसमें 2 मदों से भुगतान होता था। एक मद था, लगभग 66,000 समथिंग टीचर थे, उसका जो है फुल्ली बिहार गवर्नमेंट से जो है कि उसका भुगतान होता था, जिसमें हम लोग हैं। उसके बाद आपका जो भी रेस्ट शिक्षक थे उसमें एसएसए से होता था। एसएसए में 2 चीज है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है और बिहार गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है। ये स्थिति है, तो सरकार चाहे तो अपना फैसला लेके परेशान कर सकती है, लेकिन पराजित हम लोग होने वाले नहीं है। और सरकार का कहना कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, और लड़ाई जो है जब अगर बिहार सरकार से अगर हो, अगर जदयू भाजपा की सरकार है, चलना मुश्किल कर देंगे बिहार के अंदर। हम लोग प्रेम भी सम्मान भी देना चाहते हैं, तो फिर अपनी लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं और अपना शिक्षकों के सम्मान भी बचाना जानते हैं। पाठक के रीजन में जब हम लोग चुप होवे नहीं किए, जो पाठक का तानाशाही चल रहा था,
तो फिर एसीएस है या बिहार सरकार है, देखेंगे इसके लिए प्लानिंग होगा। अगर ऐसा होगा तो प्लानिंग हम लोग करेंगे। इतना आप लोग विरोध किए तब भी आप लोग के ऊपर इतने मनमाने ढंग से और जिसे कहे कि कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों पर कहा गया कि क्या हुआ। पाठक जी की बात कर रहे हैं, पाठक जी ने इतने फैसले लिए जिस पर इतना हाय तौबा मचा। आप देख सकते हैं कि जब बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा था, पदाधिकारी लोग लूट रहे थे, पाठक के रीजन में शिक्षक हताहत हो रहे थे, फिर पूरे बिहार में शिक्षक त्राहिमाम की स्थिति में थे। और जब कोई पदाधिकारी जब शिक्षक को परेशान किया तो हम लोगों ने शिक्षकों के बीच लाठी और गुलदस्ते का वितरण किया कि पदाधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो फिर उसको जो है कि हम जवाब देंगे। और लाठी गुलदस्ते में मेरा 8 महीना वेतन बन रहा है, अभी भी मार्च का वेतन नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है, वेतन भुगतान होगा। लेकिन सरकार का और विभाग का हम लोग मुंह तोड़ जवाब के लिए प्लानिंग भी कर चुके हैं। हर हाल में चुनावी वर्ष है, सरकार जो शिक्षकों का जो मांग है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। जी, अभी बात हो रही थी प्रकाश जी से। प्रकाश जी, आप कह रहे थे कि सरकार जो है वो निरंकुश हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया विशिष्ट शिक्षक बनाने का, शिक्षक बनाया और पहला वेतन तक अभी तक नहीं दिया है राज्यकर्मी बनने के बाद जितने भी शिक्षक हैं। देखिए, हम कुछ बात हमारी छूट गई थी, उसको हम कंक्लूड करना चाहेंगे। पांडे सर से मैं यह बताना चाहता हूं कि नियमित शिक्षक जो हैं उनका भी वेतन भुगतान एसएसए मद से होता है। उनको इस बात की जानकारी शायद नहीं है, वह इस बात की जानकारी समझ लें कि उनके भी जो नियमित शिक्षक हैं उनका भी वेतन भुगतान अभी भी एसएसए मद से होता है। जो हमारा फंड आता है उसी राशि में से उनका भी भुगतान होता है। इसलिए यह सब कहना बेकार की बातें हैं कि सर्व शिक्षा अभियान से आपका होता है, आप नियोजित हैं, आप संविदा पर हैं। कोई संविदा नहीं है। 60 साल का पूर्ण सेवा करेंगे, सेवानिवृत्त होंगे, 60 साल का संविदा नहीं होता है। आप नियमावली 220 पढ़ लीजिए सर, आप इस बात को जान लीजिए कि हमारा वेतन गवर्नमेंट ऑफ बिहार से हमारा भी होता है। लखनलाल भाई ने भी कहा है। इसलिए यह बात कहीं से जायज नहीं है कि हमारा फंड सरकार बंद कर सकती है। हम 50,000 ही रहेंगे, फिर भी सरकार को वेतन समय देना पड़ेगा। हम लड़ाकू हैं, हम लड़ करके हैं इस जगह पर आए हैं और अंतिम क्षण तक लड़ते रह जाएंगे। हम आप ही लोग से सीखे हैं, इसलिए हम लोग घबराने वाले जीत नहीं है। हमारे जो शिक्षक हैं हमेशा लड़ाई संघर्ष करते थे ही आज इस मुकाम पर आए हैं। 1500 से 50,000 की दूरी तय किए हैं, साधारण बात नहीं है। इसमें हमारे नियोजितों का ही योगदान है। भले ही हमारे कुछ भाई भटक गए, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि हमारा भाई जो अब तक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार हम नहीं कर रहे हैं, हम परीक्षा देने को तैयार हैं। आप जो है मूल वेतन जो आपको मिलता है पांडे सर, वह वाला वेतन हमको देने दीजिए, 9300 वाला। हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमको आप विशिष्ट बना करके उल्लू बना रहे हैं, हम उल्लू बनने वाले नहीं हैं। जी शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब प्रकाश जी बोल रहे थे। प्रकाश जी के बातों का हम समर्थन करते हैं कि बिहार सरकार ही दे रही है वेतन, लेकिन मद क्या है? मद आपका योजना मद में है, गैर योजना मद में नहीं है। ट्रेजरी हेड से आपका वेतन नहीं निकलता है, आपका डीओ निकलते हैं। ये समझ लीजिए आप, ये गैर योजना मद से जो वेतन भुगतान होता है प्योर सरकारी कर्मी होते हैं। बीपीएससी का गैर योजना मद से हो रहा है। और आप जितने लोग हैं अभी भी उनका नहीं निकला है नियोजित वाले का वेतन। एचआरएमएस नंबर लिया जा रहा है, रिजर्व बैंक के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन होगा और तब उनका गैर योजना मद से होगा। आपका योजना मद से हो रहा है, प्लान वे में हो रहा है, प्लानिंग के अनुसार आपकी नियुक्ति हुई है। आपका सरकारी कर्मी के रूप में नियुक्ति नहीं हुई है, कमेटी भी नहीं आपकी गठित है। आप पंचायती राज के तहत हैं, नगर निगम से भुगतान होता है। नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं सब संविदा पर हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो सरकारी कर्मी हैं जिनका भुगतान ट्रेजरी से होता है, जिनका ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर होता है निगम के आयुक्त को। टीचर का ले लेना, डीओ कर देना अगर है कहीं पंचायती राज में। तो बहुत सारी व्यवस्था है इस इशू पे। चैलेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट तो है, एक जो है कहीं ना कहीं मतों में भिन्नता तो है। अब देखना होगा क्योंकि सरकार में शिक्षा विभाग में
जी जी प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे। एक सेकंड, प्रकाश जी आप कुछ कह रहे थे। जी प्रकाश जी। वेतन भुगतान होता है, वह वेतन भुगतान ट्रेजरी से पास होकर के ही होता है। टीओ ही हमारे पास करते हैं और वो पास करवाते हैं डीपीओ स्थापना। यह बात आप जान लीजिए। जियो भी मत से मेरा भुगतान होता है। मैं अपना बता रहा हूं, सीतामढ़ी जिले में 1000 शिक्षक हैं जिनका गवर्नमेंट ऑफ बिहार से वेतन भुगतान होता है और वह ट्रेजरी से पास होता है। अब तो यहाँ बात आ गई है कि सर्व शिक्षा अभियान की भी जो राशि आ रही है वह भी ट्रेजरी से पास हो रहा है और उनका भुगतान हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा समय पर राशि नहीं आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार कहीं से फंड लाती है, उसकी जांच करती है। हम लोगों का महालेखाकार से नहीं होता था, आवंटन की राशि महालेखाकार के थ्रू होती है आप लोगों की। वित्त विभाग से ही आवंटन आता है सर। आवंटन वित्त विभाग से ही आता है। आवंटन वित्त विभाग से होता है, आपका सचिवालय से होता है, विभाग से जी नहीं, वित्त विभाग से पारित होता है सर। मैं आपको बता दूं, आप जान लीजिए। अभी आप जाके पता करें सचिवालय में, पटना में है तो पता कर सकते हैं। वित्त विभाग से पारित होने के बाद तब आता है सचिवालय में। सचिवालय में शिक्षा विभाग में 10 वर्षों तक रहा। लखन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रकाश जी, शालिन जी, एक सेकंड। लखन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लखन जी। प्रकाश भाई, ऐसा है कि दोनों जो है कि हम लोग का डीपीओ स्थापना ही जो है कि पैसा का निकासी करता है और अब तो एसएससी का भी निकासी होना शुरू हो गया है। और वित्त विभाग और महालेखाकार अपने लोग का जो राशि आता है देखते हैं स्थापना के अंदर, उसका जो है महालेखाकार से टीम आता है और उसका अंकेक्षण करता है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ। तो वित्त विभाग होते हुए शिक्षा विभाग जो है कि हम लोग का पहुंचता है। यही परिस्थितियां हैं। लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज है कि सैलरी कहां से इशू होता है, ये टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें चर्चा में हैं। लेकिन अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि अभी सक्षमता परीक्षा के 3 और फेज होने बाकी हैं। उसके बाद सरकार का क्या रुख होगा ये देखना होगा। लेकिन शिक्षकों ने, आप लोगों ने मन बनाया हुआ है कि अगर कुछ होता है तो आंदोलन भी होगा और बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखन लाल निषाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।